हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि डिटेल से डिस्कशन करते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश अंडर द पार्ट 15, जो पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे भारतीय संविधान है ना, उसका पार्ट 15 के अंदर अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया है। द स्पेसिफिक आर्टिकल दैट गवर्न, जो गवर्न होता है ना, गवर्न द इलेक्शन कमीशन ऑन फंक्शन, जो इलेक्शन कमीशन को गवर्न किया जाता है और फंक्शन किया जाता है, जो आर्टिकल स्पेसिफिक आर्टिकल द्वारा, जैसे आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन डायरेक्शन देता है और कंट्रोल करता है इलेक्शन को, जैसे कि पार्लियामेंट का इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन और प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन। ये जो भी इलेक्शन होता है ना सेंट्रल लेवल पर, वो सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के अंतर्गत कंट्रोल एंड डायरेक्शन देता है। अब आर्टिकल 324 से 325 और 329 के अंतर्गत क्या करता है, दिस आर्टिकल डील विथ द वेरियस एस्पेक्ट, जैसे इलेक्ट्रोल लॉ एंड द प्रोसेस। जो भी, जैसे मान लीजिए कि आपको आधार कार्ड, जैसे आई कार्ड बनाना है, ठीक है, जो वोटर आईडी कार्ड होता है ना, वोटर आईडी कार्ड में जो आपको वोट देते हैं, जो वोटर आईडी कार्ड में जो वोट देते हैं, उसका प्रोसेस एंड लॉ आर्टिकल 325 से 329 के अंतर्गत डील किया जाता है। जैसे आर्टिकल 325 क्या कहता है, प्रोवाइड दैट द नो पर्सन शैल बी इन ineligible for the inclusion electoral roll and ground of the religious race caste and sex। जो भी इलेक्टोरल रोल है ना, तो उसका कोई मतलब, उस इलेक्टोरल रोल है ना, तो उसका मतलब आप नेग्लिजेंस नहीं कर सकते हैं। जैसे आप किस बेस पर, रिलीजियस के बेस पर उसको नेग्लिजेंस नहीं कर सकते हैं, रेस के बेसिस पर नहीं कर सकते हैं, कास्ट के बेसिस पर नहीं कर सकते हैं, सेक्स के बेसिस पर नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 326 क्या कहता है, द प्रिस्क्राइब द प्रिंसिपल फॉर द एडल्ट सफरेज एंड द स्टेज। जैसे आप मान लीजिए 18 साल का हो गए, तो 18 साल का हो गए ना, तो आप वोट देने के एलिजिबल हो गए। ये आर्टिकल 326 के अंतर्गत अंतर्गत डील होता है कि अब आप वोट देने के लायक हो गए हैं, जो कि आप कर। बात करते हैं आर्टिकल 327 का है। आर्टिकल 327 ये इम्पावर देता है पार्लियामेंट के टू मेक द प्रोविजन टू रेस्पेक्ट द इलेक्शन। जो भी इलेक्शन है ना, उसका प्रोविजन और रेस्पेक्ट करने के लिए, जो आर्टिकल 327 के अंतर्गत होता है। अब आर्टिकल 328 ये कहता है ना, द पावर इम्पावर देता है द स्टेट लेजिस्लेटर टू मेक द प्रोविजन। जैसे मान लीजिए कि पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, ठीक है, तो पार्लियामेंट का इम्पावर देता है कि आप इलेक्शन करा सकते हैं। उसी तरह स्टेट का भी इलेक्शन होता है कि स्टेट इम्पावर देता है कि आप अपने से आप इलेक्शन करा सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 329 कहता है, बार इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट एंड इलेक्टोरल मैटर द एक्सपेक्ट द प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कोर्ट एंड इलेक्टोरल मैटर होता है ना, उसका मतलब प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो आर्टिकल 329 करता है। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फंक्शन और पावर के बारे में, हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं कि उसका पावर क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पावर फंक्शन क्या क्या है। पहला तो है कंडक्ट सुपरवाइज इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। वो पावर, इलेक्शन कमीशन के पास पावर यह है ना कि आप वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट कर सकता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कर सकता है, पार्लियामेंट जैसे लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन कंडक्ट करता है, उसके पास पावर है, ठीक है। इंश्योर, वो इलेक्शन कमीशन इंश्योर करता है जो भी इलेक्शन हो ना, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। ये नहीं कि वहाँ कि उस इलेक्शन में आप धांधली कर सकते हो, ठीक है, फ्री एंड फेयर हो। और उसके पास पावर है इम्प्लीमेंट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंश्योर द कंप्लाइंस। जब भी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा इंश्योर कर देता है। जब इलेक्शन होने वाला होता है ना, तो वो 2 महीना, मतलब जब इलेक्शन हो तो 2 महीना तक के मतलब मान लीजिए कि इस दिन थी अप्रैल में इलेक्शन है, तो उसके 2 महीना पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर देता है, ताकि मतलब इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर देता है। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के क्वासी जुडिशरी पावर के लिए। ये तो इलेक्शन कमीशन का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है कि जो इलेक्शन को कराने का।
अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के क्वासी जुडिशरी पावर, जैसे कि सेटल डिस्प्यूट, मतलब सेटल डिस्प्यूट हो गया है रिलेटेड द रिकॉग्नाइजेशन द पॉलिटिकल पार्टी, जैसे अलॉटमेंट द इलेक्शन, जैसे पॉलिटिकल पार्टी होता है ना, तो उसका स्पेसिफिक सिंबल होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, तो उसमें डिस्प्यूट हो गया, तो इलेक्शन कमीशन को मतलब उस डिस्प्यूट को सेटल करने के पास पावर होता है कि हाँ आप जो भी सिंबल, जैसे एक पार्टी हो गया उसमें सिंबल एक ही है, तो सिंबल किसको मिलेगा ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। अब बात का एजुकेटेड डिस्प्यूट इज कंसर्न द क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे मान लीजिए कि पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, ठीक है, और स्टेट का इलेक्शन हुआ, तो उसमें से मेंबर जो डिसक्वालीफाई करना है, मतलब मान लीजिए कोई मेंबर को डिसक्वालीफाई करना है, ठीक है, तो ये इलेक्शन कमीशन पर भी डिपेंड करता है कि वो मतलब डिसक्वालीफाई कर देगा। कि जैसे मान लीजिए उस इलेक्शन में धांधली किया हो, ठीक है, मान लीजिए उस इलेक्शन में जो भी अपना बायोडाटा दिया है ना, तो गलत दिया है, तो उस लेवल उसके चलते वो इलेक्शन कमीशन के पास पावर रहता है कि उसको डिसक्वालीफाई कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेगुलेटरी पावर होता है ना, जैसे मॉनिटर करना, जैसे मॉनिटर द इलेक्शन कैंपेन, जो भी इलेक्शन कैंपेन है ना, तो उसको इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करता है कि आप कितना इलेक्शन पर खर्च करते हैं। ये नहीं कि हाँ आपके साथ पूरा पावर है, पैसा है, तो आप इलेक्शन पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। एक लिमिट तक इलेक्शन पर जो भी एक्सपेंडिचर है वो खर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इन्फोर्स द रूल रिगार्डिंग द कंडक्ट द इलेक्शन एंड पनिश द वायलेशन। मान लीजिए इलेक्शन का डेट निकला, आपका जैसे इलेक्शन पे जो भी इलेक्शन में आप जैसे कैंपेन करते हैं, तो वहाँ पर कुछ गलत कर दिए, कुछ मतलब कुछ इलेक्शन कमीशन के बारे में गलत बोल दिए, तो उस पर पनिश करने का काम इलेक्शन कमीशन को होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एडवाइजरी पावर होता है, जैसे एडवाइज द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर रिगार्डिंग द डिसक्वालिफिकेशन। जैसे पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट मेंबर हो गया, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटर हो गया, जैसे तो पार्लियामेंट में जिसको भी डिसक्वालीफाई करना है ना, तो प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट से एडवाइस लेगा कि हाँ कि इसको डिसक्वालीफाई करना है, ये अपना जो भी बायोडाटा है गलत दिया है, जो गलत दिया है, इसमें मतलब इलेक्शन कैंपेन में भी गलत किया है, कुछ बोला है, इस सबको लेके एडवाइजरी जारी करता है। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल करता है। जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन होता है, जो भी इलेक्शन कमीशन का हेड होता है चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है। बात करते हैं इलेक्शन कमीशन अप टू द टू अदर कमीशन। एक इलेक्शन कमीशन होता है और दो है उसके मतलब दो अदर इलेक्शन कमीशन होते हैं। एक होता है चीफ इलेक्शन कमीशन और दो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दो होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनको अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है। चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। इनको मतलब प्रेसिडेंट द्वारा, जो भी चीफ इलेक्शन कमीशन है ना, उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। द एंजॉय द सेम स्टेटस एंड रिसीव बाय द सेम सैलरी बाय द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनका स्टेटस एंड सैलरी जो भी सुप्रीम कोर्ट का सैलरी ना उनके बराबर दिया जाता है, ठीक है। और इनका जो भी सुप्रीम कोर्ट का जैसे रिमूवल का प्रोसेस हो गया, तो उनके बराबर ही इनको मतलब एंजॉयबल दिया जाता है, जितना सुप्रीम कोर्ट का दिया जाता है उतना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया जाता है। अब इनको रिमूव कैसे, मान लीजिए कोई चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, अब वो करप्टेड है, ठीक है, तो उनको रिमूव कैसे किया जाता है। मान लीजिए उन पर कोई एलिगेंस लग गया, ठीक है, तो उनको रिमूव कैसे किया जाता है। उनको रिमूव द चीफ इलेक्शन कमीशन कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ द सिमिलर इम्पीचमेंट। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीचमेंट करके निकालते हैं ना, उसी तरह आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इम्पीचमेंट करके निकालते हैं। जैसे आप उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निकालने के लिए 2/3 का मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए एंड द बोथ द हाउस, मतलब लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों हाउस में मतलब 2/3 के मेजोरिटी चाहिए ऑफ द ग्राउंड प्रोविजन ऑफ द मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, अब वो किसी पार्टी के साथ मिसबिहेव किया है, इनकैपेसिटी है, मतलब मिसबिहेव ना, तो अपना जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, वो अपने पावर का गलत उपयोग किया है। मान लीजिए कि वो अपना पावर अच्छे से नहीं रेगुलेट कर पा रहा है, तो उसी
बेसिस पर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटा सकते हैं, नहीं तो और कोई दूसरा बेसिस नहीं है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। इलेक्शन कमीशन, देयर आर द नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन लेट डाउन द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, उसका कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है कि हाँ क्या मतलब यही क्वालिफिकेशन चाहिए। जो संविधान में है ना, उसका कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं लिखा गया है। अब बात करते हैं ओथ, मतलब शपथ, इसको शपथ के बारे में इसको बात करते हैं। द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड द इलेक्शन कमीशन टेकन एन ओथ ऑफ द ऑफिस बिफोर द एज्यूमिंग देयर द ड्यूटी। जो ड्यूटी के पहले उनको ओथ दिया जाता है, तो उसी को जो शपथ दिया जाता है, तो जो कि प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के बेसिस पर कोई भी दिया सकते, प्रेसिडेंट किसी और को बोल के अपने बेसिस पर दिला सकते हैं शपथ। अब बात करते हैं इनके टर्म के बारे में, जो कि इनका टर्म क्या है। द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन एंड सर्व एज ए 6 ईयर, या तो टर्म 6 साल का होता है या तो 65 ईयर का होता है। इनका टर्म इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का टर्म या तो 6 साल का होगा या 65 ईयर। अपने जब तक उनका एज 65 ईयर तक नहीं होगा, जब तक वो सर्व कर सकते हैं। मान लीजिए वो 6 साल का जैसे अब मान लीजिए वो 59 साल के हैं, ठीक है, तो वो 6 साल तक इलेक्शन कमीशन रह सकते हैं, या तो 6 साल या 65 ईयर तक वो सर्व कर सकते हैं। बात करते हैं अदर डिटेल्स के बारे में, जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑपरेट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये संवैधानिक बॉडी है, ठीक है। टू इंश्योर द इंटीग्रिटी, ये बात इंश्योर करता है इंटीग्रिटी, फेयरनेस एंड इलेक्टोरल द प्रोसेस ऑफ इंडिया। जो भी फेयरनेस होता है ना, वो इंश्योर करता है, ठीक है। बात करते हैं द इलेक्शन, द कमीशन इंडिपेंडेंट एंड ग्रांटेड बाय द ऑटोनोमस फंक्शन एंड पावर टू एक्ट विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट है ना, तो उसको कोई इंटरफेरेंस नहीं, मतलब बिना इंटरफेरेंस के वो अपना काम कर सकता है। ओवरऑल द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द प्ले द क्रूशियल रोल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेंटेनिंग क्या है, डेमोक्रेटिक को मेंटेन करने के लिए, एंड द फ्रेम एंड कंट्री को ट्रांसपेरेंट एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज यही हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल से डिस्कशन किए, जो कि थैंक यू।